नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई तो ठीक 13 दिन बाद मेरे ससुर शशिकांत जी का देहांत हो गया। सब मुझे मनहूस कहने लगे। जब मेरी बेटी अनुष्का हुई तो भी ठीक 13 दिन बाद मेरे देवर संदीप का भी देहांत हो गया। मेरी सास मेरे पति आदित्य को मजबूर करने लगी कि मुझे तलाक दे, लेकिन शादी के बाद आदित्य के कारोबार में दिन प्रतिदिन उन्नति होती गई। आदित्य मुझे धैर्य रखने को कहता। एक दिन मेरी सास मुझे और मेरी बेटी अनुष्का को बहाने से अपनी बहन के घर का कहकर पहाड़ी इलाके ले गई और हमें वहां छोड़ दिया। जब मेरी सास घर आई तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने तो मैं अपनी 6 महीने की बेटी अनुष्का को सीने से चिपटाए डरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। ऊंचे ऊंचे पथरीले टीले और पहाड़ों के बीच मेरी सास मुझे बिठाकर कब की जा चुकी थी। मुझे तो वापसी का रास्ता भी नहीं याद था। आते समय उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पहाड़ों में एक वैद्य रहता है जिससे उसने अपनी दवाई लेनी है, मगर वहाँ तो मुझे वैद्य तो क्या कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, गली में कांटे चुभ रहे थे। जब मेरी सास मुझे और मेरी बेटी को एक पत्थर पर बिठाकर खुद पानी लेने के बहाने चली गई थी। उन्हें गए हुए अब कई घंटे गुजर चुके थे। मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी। अचानक ही मैं चौंकी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। बच्ची को गोद में उठाकर मैं खड़ी हो गई। दूर से पहाड़ी कुत्तों का एक झुंड मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था। डर के मारे मेरे होठों से चीख निकल गई। मैंने मदद के लिए आसपास पुकारा, मगर वहां कोई नहीं था। कुत्ते तेजी से मेरी तरफ दौड़ते आ रहे थे। यह अच्छा था कि कुत्ते अभी काफी दूर थे, पर उनकी भौंकने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। मैंने फैसला कर लिया, रास्ते का पता हो या न हो, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। मैंने जल्दी से बच्ची को सीने से चिपटाया और अंदाजे से एक और दौड़ने लगी। कुत्ते मेरे पीछे थे और रास्ता चारों ओर एक जैसा ही था। ऊंचे नीचे पहाड़, टीले और नुकीले पत्थर। मेरा जूता रास्ते में उतरकर कहीं गिर गया। एक नुकीला पत्थर मेरे पैर में चुभा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा पैर जख्मी हो चुका था, लेकिन मुझे अपनी और अपनी बच्ची की जान प्यारी थी। मैं अंधाधुंध भागती चली गई। न जाने मैं कितनी देर तक भागती रही। भागते भागते पहाड़ी रास्ता कहीं पीछे रह गया और मैं कच्ची पक्की सी सड़क पर निकल आई। मेरी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। यहाँ निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने सड़क को पहले देखा है। सुबह के समय जब मेरी सास मुझे लेकर आई थी तो इसी रास्ते से हम लोग इस पहाड़ी इलाके में गए थे, मगर अब मुझे यह समझ नहीं थी कि दाएं जाए या बाएं। आखिर घर का रास्ता किस ओर है। मेरे आदित्य को तो पता भी न था कि मैं मेरी सास के साथ पहाड़ी इलाके में आई हूँ। वह तो मुझसे बहुत प्यार करता था और अंधा विश्वास करता था। सिर्फ मेरी सास ही थी जिनको मेरा अस्तित्व एक आंख न भाता था। आज सुबह ही जब उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का कहा और साथ में यह कहा कि अपने पति को कुछ बताना मत, तो एक पल के लिए मुझे परेशानी तो हुई, लेकिन यह सोचकर कि शायद ऐसा करने से मैं मेरी सास की नज़रों में अच्छी बन जाऊंगी, मैं साथ चलने के लिए को तैयार हो गई। और जब जी भरकर पछता रही थी, अनुष्का भूख से बिलख रही थी, मेरे पैर से खून रिस रहा था, सूरज आग उगल रहा था, हिम्मत करके मैं दाईं ओर को चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। एक पल के लिए तो मैं डर गई। न जाने गाड़ी में बैठा हुआ इंसान कैसा होगा, लेकिन शायद भाग्य ने साथ दिया था कि गाड़ी में बैठा हुआ एक अच्छा और बूढ़ा इंसान था। उसे मैंने अपने घर के इलाके का पता बताया तो वह हैरान हो गया। आप यहाँ इस इलाके में क्या लेने आई हो बेटी? यह तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ चोर उचक्के और लुटेरे रहते हैं। यहाँ तो किसी भी इंसान का दूर दूर तक दिखाई देना भी मुश्किल से होता है। मैं भी दूसरे शहर से आ रहा हूँ, इसीलिए इसी तरफ निकल आया। बूढ़े के बात पर मैं हक्का बक्का रह गई। वह अच्छा इंसान था। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर तक लिफ्ट दे दी। जिस समय वापस अपने घर की गली में पहुंची, शाम होने वाली थी। मुझे मेरी सास से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं गली में मुड़कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे घर के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी और उनके चेहरे पर मौत के साए लहरा रहे थे, क्योंकि अंदर का दृश्य देखने की हिम्मत तो मुझ में भी न थी।
वह कैसे देख सकती। 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे अंदाजा न था कि शादी के बाद मुझे यह सब कुछ देखना पड़ेगा। शादी की रात मेरे पति कमरे में आए तो मेरा घूंघट उठाते ही चौंक गए। विश्वास नहीं होता माँ की पसंद इतनी भी अच्छी हो सकती है। उन्होंने मेरी सुंदरता की तारीफ की तो मैं शर्मा गई। अभी वह मेरे सामने ही बैठे थे कि अचानक उनका फोन बजने लगा। उन्होंने हैरान होते हुए फोन कान से लगाया, लेकिन जितनी देर फोन सुनते रहे उनके चेहरे पर फैलती खुशी देखकर मैं भी हैरान होती रही। फोन बंद करते ही वह खुशी से बोले, विश्वास नहीं होता, जिस बिजनेस डील के लिए मैं कई सालों से कोशिश कर रहा था अचानक से पूरी हो गई है। मुझे लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का फायदा हुआ है और यह सब तुम्हारे आने से हुआ है। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा तो मैं शर्मा कर रह गई। अगले दिन पूरे परिवार में यह बात फैल गई कि आदित्य की शादी होते ही उनके भाग्य खुल गए हैं। कुछ दिन तक मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आकर मुझे देखते रहे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। मेरी सास भी मेरी तारीफ करते न थकती थी। मेरे ससुर बोलते तो कम थे, लेकिन उन्होंने भी मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। देवर संदीप और ननंद आते जाते भाभी भाभी कहते न थकते। मुझे लगता था जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। मेरा सपना उस समय टूटा जब शादी के ठीक 7वें दिन सुबह सुबह एक चीख से हमारी नींद खुली। मैं घबराकर उठ बैठी। आदित्य घर में कोई जोर से चीखा है। न जाने क्या हुआ है। मैंने उन्हें उठाया तो वह भी घबराकर उठ बैठे। आवाज मेरी सास के कमरे से आई थी। हम दोनों वहां पहुंचे तो हमारा दिल दहल गया। सामने ही बिस्तर पर मेरे ससुर मृत अवस्था में पड़े थे। उनका आधा शरीर बिस्तर पर और आधा नीचे था। चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंखें बाहर आने को थी और मुंह से झाग निकल रही थी। मेरी सास छाती पीट पीट कर रो रही थी। अच्छे भले थे तुम्हारे पिताजी, इन्हें रातों रात क्या हो गया। किसी मनहूस साये ने इनकी जान ले ली है। न जाने कैसे मनहूस कदम पड़े हैं राधिका के। इस घर में आते ही तेरे पिता की जान चली गई। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उन्होंने मेरे ससुर की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। आदित्य मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए। दुख उनके लिए भी गहरा था, लेकिन मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि यह सब मेरे कारण हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने सपना देखा जिसमें मैं अपने ससुर का गला दबा रही हूँ। अब सबकी नज़र मुझ पर शक से टिकने लगी। यहाँ तक कि संदीप और ननंद भी मुझसे दूर रहने लगे। मेरे ससुर की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात घर में डाकू घुस आए। हम सब चैन की नींद सो रहे थे। अचानक शोर से आंख खुली तो देखा सर पर बंदूकें ताने कई लोग खड़े थे। उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया और आराम से घर के गहने जेवर लूटने लगे। मेरी सास घबराई हुई थी क्योंकि घर में मेरी एक ननंद जवान थी और डाकुओं की नजरें बार बार उसकी ओर जा रही थी। जब उन्होंने लूटपाट पूरी कर ली तो उनके सरदार ने मेरी ननंद का हाथ पकड़ लिया। यह लड़की बड़ी सुंदर है, इसे भी साथ ले जाएंगे। यह सुनकर मेरी सास के गले से चीख निकल गई, नहीं, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। आदित्य बंदे होने के बावजूद चिल्ला चिल्ला कर रोक रहे थे, लेकिन डाकू कहाँ मानते। उन्होंने ननंद को बेहोश कर उठाया और गाड़ी में डालकर भाग निकले। हम लोग रोते चिल्लाते रह गए। सबसे पहले आदित्य ने अपने हाथ पैर खोले और फिर सबको आज़ाद किया। मेरी सास चिल्लाई, यही है कल मोही तेरी पत्नी, जिसके कारण हमें बार बार नुकसान हो रहा है। पहले तेरे पिता का देहांत हुआ और अब तेरी बहन को उठा ले गए। यह मनुष्य हमारी खुशियां खा गई। मेरे दिल पर बिजली गिर गई, मगर आदित्य ने बात अनसुनी की और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरी ननंद का कोई पता न चला। अब मोहल्ले भर में चर्चा होने लगी कि हमारे घर से जवान लड़की को गुंडे उठा ले गए। लोग हमें अजीब नजरों से देखने लगे। मेरी सास जहाँ बैठती यही कहती, जब से यह लड़की घर आई है मनहूसियत साथ लेकर आई है। मैं आंसू पीकर चुप हो जाती। शुक्र था कि आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। घर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हालात सुधरने लगे, लेकिन पुलिस के लाख खोजने पर भी ननंद का कोई पता न चल सका।
संदीप अब मुझसे कम ही बात करता था। एक दिन वह कॉलेज से लौटा तो आंखें लाल थी। मैंने पूछा, क्या हुआ संदीप, बीमार हो? वह घबराकर बोला, भाभी जल्दी से मुझे खाना दो, भूख लगी है। और हाँ, सादी रोटी मत बनाना, पराठा बनाना। इतने दिनों बाद किसी ने मुझसे सीधे शब्दों में कुछ मांगा था। मैं खुशी खुशी पराठे बनाने लगी। जब खाना तैयार हुआ तो मैं उसके कमरे में पहुंची। दरवाजा बंद था। मैंने नॉक किया, कोई जवाब न आया तो मैं खुद अंदर चली गई। वह कपड़े बदल रहा था। मैं घबराकर खाना रखकर लौटने लगी, तभी अचानक मेरी सास आ गई। उन्होंने देखा तो चिल्लाई, हाय हाय, एक बेटे को तो अपने काबू में कर लिया, अब दूसरे पर भी मेरे डोरे डाल रही है। तेरे तो लक्षण ही खराब है। जब से आई है घर की खुशियां खा गई है। मनहूस डायन निकल क्यों नहीं जाती? मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस खाना देने आई थी। लेकिन उन्होंने संदीप से पूछा, क्या तूने इसे खाने को कहा था? वह कुछ पल घबराया और फिर सिर हिला दिया। नहीं। मैं टूट गई। मेरे लिए संदीप तो छोटे भाई जैसा था, लेकिन उसके इनकार ने मुझे शर्म और अपमान से भर दिया। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं चरित्रहीन हूँ और आज ही आदित्य को बताकर मुझे निकाल देगी। शाम को जैसे ही आदित्य घर लौटे, मेरी सास लपक कर बोली, आ गया बेटा, जल्दी कर, इस घटिया औरत को तलाक देकर निकाल। यह तेरे पिता को खा गई, तेरी बहन को खा गई, अब तेरे छोटे भाई पर डोरे डाल रही है। दूसरी शादी करवा दूंगी तेरा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए माँ जी, गलत मत समझिए। लेकिन वह रुकने को तैयार न थी। आदित्य कभी अपनी माँ को देखते, कभी मुझे। मेरा दिल डूब गया। कहीं सचमुच आदित्य मुझे घर से न निकाल दे। यह सोचकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खोली तो अस्पताल की सफेद छत नजर आई। मेरे बगल में आदित्य खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। मैंने घबराकर पूछा, आप मुझे डिवोर्स देकर निकाल देंगे? वह हंस पड़े, अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों डिवोर्स दूंगा? मुझे तुम पर विश्वास है और अब तो तुम्हें ऐसी बातें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम माँ बनने वाली हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कुछ देर पहले तक जो घर उजड़ता लग रहा था, अब भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी सास भी खामोशी से मुझे देख रही थी। शायद मेरे गर्भवती होने की खबर ने उनके दिल को भी ये कहीं न कहीं नरम कर दिया था। आदित्य मुझे बहुत ध्यान से घर वापस ले आए और बोले, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। माँ की बातों की तो बिल्कुल भी नहीं। उनके शब्दों में सच्चा भरोसा था। उस पल मुझे लगा कि चाहे दुनिया बदल जाए, अगर पति साथ है तो औरत हर कठिनाई से लड़ सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम एक स्वस्थ बच्चा पैदा करो। आदित्य ने कहा तो मैं सिर झुकाकर रह गई। अब मैं उन्हें क्या बताती कि खुद तो वह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। पीछे मेरी सास सारा दिन मेरा जो हाल करती थी वह मैं ही जानती थी। अब तो मुझे अपने देवर संदीप से भी डर लगने लगा था। वह जैसे ही घर में आता, मैं भागकर अपने कमरे में चली जाती। लेकिन आदित्य मेरा बहुत ख्याल रखते, अपने हाथों से फल काटकर मुझे देते। रात को जब मैं दूध का गिलास पी न लेती तो वह मेरे सामने खड़े रहते। उनके इस प्यार पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन सुबह जैसे ही वह काम के लिए निकलते, मेरी सास अपने तानों से मेरा दिल छलनी कर देती। वह मुझे बोलती ही डायन शब्द से थी, और ओ हो डायन कितनों को खाएगी। मेरे पति शशिकांत जी को तो खा लिया, मेरी बेटी को भी खा गई। अब मेरे 2 बेटे ही बचे हैं। खबरदार, अगर उनकी तरफ तूने देखा भी तो। उठते बैठते वह मुझे बस यही बातें सुनाती रहती थी। मेरी सास अक्सर बीमार रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बीमारी का कारण भी मैं ही हूँ। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। 9 महीने गुजरे तो मुझे खुद अपनी हालत देखकर डर लगने लगा। रह रहकर मुझे बस यही विचार आता कि कहीं मेरे बच्चे को भी कुछ ना हो जाए। मेरी सास की बातें सुन सुनकर तो मेरा दिल घबराने लगा था। मुझे भी लगने लगा था कि कहीं मैं सच में
मनहूस तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति थे जो उठते बैठते मेरा दम भरते थे। शादी के बाद कुछ ही समय में हमने वह पुराना मकान छोड़कर एक नया शानदार मकान ले लिया था। पहले छोटी गाड़ी थी, अब पति की एक बड़ी सी गाड़ी थी। उनका कहना था कि कारोबार की यह तरक्की सिर्फ मेरे कारण हुई है। मैं उनकी बात सुनकर हंस देती थी। मुझे तो लगता था भगवान ने न जाने कौन से पुण्य के बदले मुझे आदित्य जैसा पति दिया है। एक दिन मुझे अचानक दर्द हुआ तो आदित्य घर पर ही थे। वह मुझे फौरन अस्पताल ले गए। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ने मुझे मेरी नन्ही सी बेटी अनुष्का को हाथों में थमाया तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी तरह। आदित्य उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सिर्फ मेरी सास थी जिन्होंने मेरी बेटी को देखते ही मुंह बना लिया था। अपने जैसी एक और मनहूस पैदा कर ली। बेटा पैदा करती तो शायद मुझे खुशी भी होती। दबे शब्दों में उन्होंने मुझे अस्पताल में यह बात सुना दी। मेरा दिल बुझ गया, लेकिन आदित्य को खुश देखकर मैं भी खुश थी। मेरी तबीयत ठीक हुई तो हम अस्पताल से घर आ गए। उठते बैठते आदित्य पहले मेरी तारीफें किया करते थे, अब हमारी बेटी का पूछते रहते। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी का नामकरण शानदार हो। मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। उनके इस उत्साह पर मैं मुस्कुरा दी। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। नामकरण 7वें दिन करना था, मगर उस दिन संयोग से आदित्य के ऑफिस में ऐसा काम पड़ा कि हम कोई फंक्शन न रख सके। बेटी के जन्म के 13वें दिन उन्होंने घर में शानदार पार्टी रखी। रिश्तेदार सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे। सभी मेरे भाग्य पर गर्व कर रहे थे। ऐसा प्यार देने वाला पति, रुपया दौलत हर किसी के भाग में तो नहीं होता। मैं खामोशी से अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। आदित्य आते जाते मेरी तारीफ करते तो मैं मुस्कुरा देती। अचानक ही घर के दरवाजे पर एक शोर उठा। मैंने घबराकर अपने दिल पर हाथ रख लिया, क्योंकि चीखने वालों में सबसे ऊंची आवाज मेरी सास की थी। घर के दरवाजे से एक लाश उठाए कोई अंदर आ रहा था। उन्होंने लाश को आंगन में रखा तो घर में कोहराम मच गया। वह मेरे जवान देवर संदीप की लाश थी। सुबह तो वह अच्छे भले घर से गए थे और अब ऐसी हालत में लौटे थे। मेरी सास रोते हुए चिल्ला चिल्लाकर अपने सीने को पीट रही थी। राधिका मनहूस है। जिस तरह इसने आते ही मेरे पति को खा लिया, अब इसकी बेटी ने आते ही मेरे बेटे को खा लिया है। यह मनहूस डायन है और इसकी बेटी भी डायन है। मैं हक्का बक्का ये सब देख रही थी। जिन नजरों से पहले गर्व था, अब वे शक मेरी भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। माएँ अपने बच्चों को मुझसे दूर किए जा रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। आदित्य भी निडाल अंदाज में अपने जवान भाई की लाश के पास बैठ गए थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। घर में किसी को मेरा ख्याल न था। देवर की मौत का मुझे भी गहरा दुख था, मगर इस समय भला मेरा क्या कसूर था। मैं खामोशी से उठकर अंदर कमरे में चली गई। मेरी नन्ही सी बेटी अनुष्का रोई जा रही थी। शाम तक अर्थी उठाने की तैयारी हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो अचानक ही मेरी सास लपक कर आई और दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी डायन, अब तू मुझे भी खा जाएगी। अब मेरी जान को खतरा है, लेकिन इससे पहले मैं तुझे और तेरी बेटी को मार डालूंगी। मेरी तो हालत खराब हो गई। अच्छा हुआ कि आसपास खड़ी औरतों ने मेरी सास को छुड़ाकर पीछे कर दिया, वरना शायद वह मुझे मार ही डालती। देवर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में उदासी छा गई। रात को आदित्य कमरे में आए तो उनकी आंखें लाल हो रही थी। मैं फूट फूट कर रो दी। इस सब में मेरा और मेरी बेटी का क्या कसूर है आदित्य? मैंने कहना चाहा, लेकिन वह करवट बदलकर लेट गए। शायद वह थके हुए थे या फिर उनके दिल में मेरे लिए मेल आ गया था। दिन गुजरते गए। मेरी सास बहुत बीमार पड़ गई। मैंने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रखी, पर यूं लगता था जैसे मैं और मेरी बेटी उन्हें एक आंख नहीं पाते। आदित्य का व्यवहार तो सामान्य हो गया। वह पहले की तरह मुझ पर और अपनी बेटी पर जान छिड़कने लगे, लेकिन मेरी सास अब सारा दिन मुझे और मेरी मासूम बेटी को बुरा भला कहती रहती। फिर अचानक एक दिन वह खामोश हो गए और सारा दिन मुझे घूरती रही। उनकी यह खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दिन वह मेरे कमरे में आई। उनके स्वर बिल्कुल बदले हुए थे। राधिका, डॉक्टर की दवाइयों से तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मैंने सुना है
यहाँ से दूर एक पहाड़ी इलाका है जहाँ मेरी बहन रहती है। उसी ने मुझे एक वैद्य जी के बारे में बताया है। पहाड़ों के अंदर उनका डेरा है। उनकी दवा से दूर दूर से आए लोगों को आराम आ जाता है। आदित्य को कहूँगी तो वह मेरे साथ नहीं जाएगा और वैद्य जी को बुरा भला कहेगा, इसीलिए तो मेरे साथ चलो। मैं तो हैरान रह गई, लेकिन खुश थी कि कम से कम मेरी सास ने मुझसे बात तो की। ठीक है माँ जी, मैं बेटी को पड़ोसन को दे आऊँगी। न जाने वापसी में कितनी देर लग जाए, कहीं आपको परेशानी न हो। मैंने कहा तो मेरी सास घबरा गई। अरे नहीं नहीं, इसके बगैर थोड़े न जाएंगे। छोटी सी बच्ची को किसी और के हवाले करके क्यों जाओगी? इसको साथ लेकर चलो। मैं हैरान तो थी, लेकिन उनकी बात मान ली। यही फैसला मेरे लिए गलत साबित हुआ। मेरी सास ने घर की गाड़ी के होते हुए भी हमें रिक्शे में बिठाया। बड़े लंबे सफर के बाद रिक्शा एक अजीबोगरीब वीरान इलाके के सामने जाकर रुका। मेरी सास उसमें से उतर गई। रिक्शा वाला हमें अजीब नजरों से देखता हुआ आगे चला गया। मेरी सास मुझे लेकर ऊंची नीची पहाड़ियों के अंदर जाने लगी। कभी एक पहाड़ पर चढ़ती, कभी दूसरे पर उतरती। वैद्य जी कहाँ बैठते हैं मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी। खुद मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी। अच्छा तुम लोग रुको, मैं पास ही अपनी बहन के घर से पानी ले आती हूँ, मेरी सास ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था इस वीरान इलाके में, मगर उनके डर से कुछ भी न सके। वह आराम से पहाड़ से नीचे उतरी और थोड़ी देर बाद गायब हो गई। घंटों इंतजार के बाद भी जब वह न लौटी तो मजबूरन बेटी को लेकर मैं वापस आ गई। अब सामने जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर तो मैं दंग रह गई। घर का दरवाजा खुला था। अंदर आदित्य एक पुलिस इंस्पेक्टर से गले मिल रहे थे। वह उनका पुराना दोस्त लग रहा था। माफ कीजिएगा आदित्य जी, हमें कुछ देर तो लग गई, लेकिन आपके काम को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। लीजिए, आपकी अमानत हाजिर है। इंस्पेक्टर ने अपने पीछे खड़ी चादर ओढ़ी कांपती लड़की को आदित्य की ओर किया। आदित्य ने उसे घूरा। मैं दरवाजे पर खड़ी और मेरी सास भी फटी आंखों से ये सब देख रहे थे। और वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ननद थी। यह सब क्या है? यह तो मेरी बेटी है। तुम इसे कहाँ से लाए हो? मेरी सास ने लपक कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया, जो फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस वालों का चेहरा गंभीर हो गया। आदित्य ने भी खा जाने वाली नजरों से अपनी बहन को देखा। जब से हमारे घर में डकैती हुई थी और डाकू इसे उठा ले गए थे, तब से ही मैं पुलिस वालों के पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस को कुछ शक था। लगातार तफ्तीश और पूछताछ के बाद आखिरकार वे लोग उन गुंडों तक पहुंचे। तभी पता चला कि यह लड़की जो शक्ल से सीधी और मासूम लगती है, दरअसल खुद उस गुंडे की प्रेमिका थी। दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि घर में चोरी डकैती के बाद यह उसके साथ अगवा हो जाएगी ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस वाला बोला। मेरी सास हैरान रह गई। मेरी ननद अपना जुर्म स्वीकार कर रही थी। पुलिस वाला अचानक बोला, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और बुरी खबर है। आपका बेटा उस दिन एक्सीडेंट में नहीं मरा था, बल्कि वह नशे की ओवरडोज की वजह से मरा था। सिर्फ आदित्य जी के कारण मैंने बाकी किसी को इस बात की खबर नहीं दी, ताकि आपके घर की बदनामी न हो। पुलिस वालों की बात सुनकर मेरी सास सर पकड़कर जमीन पर बैठती चली गई। मैं तो हर चीज का दोष राधिका को ठहराती रही। मुझे पता ही न चला कि मेरी अपनी ही औलाद बुरी है। मेरी सास आंसू में बोली। वह बहुत शर्मिंदा थी। हाँ माँ, अब फालतू में राधिका पर हर चीज का आरोप लगाती रही। पिताजी दिल के मरीज थे। उस रात वे चल बसे तो इसमें राधिका का कोई कसूर नहीं था। और बाकी आपके दोनों बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वह उनकी अपनी गलतियों के कारण था। आदित्य ने भी मेरी साइड ली। मेरी सास और ननद जमीन पर बैठी फुट फुट कर रो रही थी। उनकी आंखें अब खुल चुकी थी, लेकिन अब उनका मान आदित्य की नजरों में खत्म हो चुका था। आदित्य ने मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर ले गए। मेरी सास और ननद बाहर बैठी अपनी करनी और अपने भाग्य पर रो रही थी। मैंने हर चीज को भुलाकर नई जिंदगी जीने की कोशिश की। आदित्य एक बहुत अच्छे पति थे। अब मेरी सास मुझे कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। तो दोस्तों, क्या किसी औरत को मनहूस कहना सही है? क्या आपको लगता है कि मनहूस जैसी कोई चीज होती है, या ये सिर्फ समाज की सोच है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका